कक्षा एकादश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा जगत का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम दूसरा जगत जो है प्रोटिस्टा जगत का अध्ययन करेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है, इसमें जो सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं वह यूकैरियोटिक प्रवृत्ति की होती हैं। और यूकैरियोटिक कहने का तात्पर्य है इसमें कोशिकांग सुस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सभी जो कोशिका से संबंधित जितने भी भाग हैं वह स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और इस जगत में जो है प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा भी आते हैं, जिन्हें कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा कहा जाता है, जो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, यानी कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और वहीं दूसरे वैज्ञानिक इसको पादप भी कह देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें क्राइसोफाइट आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट आते हैं, यूग्निनाइट आते हैं, औपंक कवक आते हैं, प्रोटोजोआ। इन सभी को जो है हमारे इस सिलेबस के आधार पर इनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं यह प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा जो है जलीय जंतु इसमें आते हैं, जिनमें कोशिका तथा सुगठित केंद्रक भी पाए जाते हैं। और इसमें झिल्ली भी, कोशिका झिल्ली भी उपस्थित रहती है। और कुछ प्रोटिस्टा में जो है कसाभ एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। कसाभ या पक्षमाभ का अर्थ यह है कि उसमें चलनपात पाया जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, यानी कि उनके संरचना, उनके शारीरिक संरचना में एक धागे के समान संरचना पाया जाता है, छोटे छोटे धागे के समान, जिन्हें पक्षमाभ या कसाभ कहा जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सक्षम होते हैं। और ये अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन के द्वारा युग्मनज बनाने की विधि द्वारा जो है प्रजनन क्रिया करते हैं और लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इसमें हम पहला जीव का उदाहरण देखेंगे तो यह क्राइसोफाइट है। क्राइसोफाइट के अंतर्गत क्या आते हैं, डाइटम्स आते हैं। डाइटम्स से कहने से क्या तात्पर्य है, क्राइसोफाइट एक वर्ग है जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और यह डाइटम्स आते हैं। डाइटम्स यानी कि समुद्री जल में छोटे छोटे या स्वच्छ जल में छोटे छोटे जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म संरचना में होते हैं, इन्हें डाइटम्स कहा जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जल धारा में निश्चित रूप से बहते रहते हैं और इनकी जो संरचना है साबूदाने के समान होता है। और इनके शरीर के ऊपर जो है कवच पाए जाते हैं जो सिलिका की बनी होती है, जिसके कारण से यह नष्ट नहीं होते हैं। और यह क्या करते हैं ये, और इसमें से एक खास बात यह भी होता है डाइटम्स में। डाइटम्स क्या है, ये क्राइसोफाइट के अंतर्गत आ रहे हैं, सूक्ष्मजीव हैं। तो डाइटम जो होते हैं वह जो होते हैं अपने मृत संख्या में या अपने कोशिका भित्ति के अवशेष को इतना बढ़ा देते हैं जो करोड़ों वर्षों में एक डायटमी मृदा में परिवर्तित है। डायटमी मृदा यानी कि वह स्थान बहुत बड़े भूभाग की तरह एक मृदा का निर्माण कर देता है जो कणिका में होता है। और इस मृदा का उपयोग जो है पालिश करने में, तेलों तथा सिरप में, जो निस्यंदन बनाने में यानी कि जो गाढ़ा घोल बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया क्राइसोफाइट। और दूसरा हम देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये जीवधारी जो हैं समुद्री जल में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि यदि सूर्य का, और ये पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इनके कोशिका भित्ति के बाहर जो होता है सेलुलोज की कड़ी पट्टी पाई जाती है। और अधिकतर जो डायनोफ्लैजिलेट हैं, ठीक है, इनमें दो कसाब होते हैं, एक लंबवत रूप में, एक अनुप्रस्थ रूप में। और इनके पट्टिकाओं के बीच खाँच पाया जाता है, यानी कि इसमें सेलुलोज का बना हुआ एक पट्टी पाया जाएगा जो लंबवत रूप से रहता है या अनुप्रस्थ रूप से शरीर में अटैच रहता है। और पट्टिकाओं के बीच में छोटे छोटे गड्ढे या खाँच पाए जाते हैं। और प्रायः जो हैं लाल जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो समुद्र के रंग को जो है लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। और इनकी बड़ी संख्या के कारण जीव से निकले हुए जीव विष के कारण, यानी कि लाल रंग के होते हैं जो विषैला जो जल हैं उसको त्यागते हैं, जिसके कारण से समुद्र में अन्य जीव एवं जो मछलियां हैं इस गहरे लाल रंग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के रूप में गोनियालेक्स। गोनियालेक्स क्या है, यह भी एक डायनोफ्लैजिलेट्स है जो गहरे लाल रंग का पानी छोड़ता है, जो विषयुक्त होता है और जिसको समुद्री जीव ग्रहण करने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ चित्र भी दिया गया है, में चित्र क्रमांक में यहाँ देखेंगे, ये जो है डायनोफ्लैजिलेट का एक संरचना है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जो
गोनियालैक से आते हैं उसका एक स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं ये। उसके बाद प्रोटोजोआ के अंदर और जो तीसरा प्रकार है यूग्लिनाइट, ठीक है। यूग्लिनाइट क्या होते हैं, ये भी अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं, और ये स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी बहते हुए जल में नहीं पाए। बहते जल में क्या पाए जाते थे, डाइटम्स पाए जाते थे, ठीक है, जो ये क्राइसोफाइट में आते थे। उसके बाद जो यूग्लिनाइट में पाए जाते हैं, इनमें जीव जो होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी कि रुके हुए जल में पाए जाते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो परत जिसको पेलिकल कहते हैं, वह पाए जाते हैं। और इनकी संरचना को यह जो पेलिकल झिल्ली है यह लचीला बनाते हैं, ठीक है। और इनमें दो कसाब भी पाए जाते हैं, चलन जो अंग हैं, ठीक है, जिसमें एक छोटा और एक लंबा होता है। और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और यदि सूर्य प्रकाश नहीं हो तो यह परपोषी के समान व्यवहार करते हैं, यानी कि दूसरे जीव को अटैक करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये यूग्लिनाइट का ये प्रमुख लक्षण हो गया। उदाहरण के रूप में यूग्लिना, ठीक है, जो बॉ वाला स्ट्रक्चर है आप लोग देख रहे हैं, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। और यह जो धागे के साथ पीछे में ये काला कलर का यह जो संरचना दिया गया है, ये कसाब पाया जाता है, ठीक है। एक लंबा एक छोटा होता है, दो भाग में यह पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चौथा जो जीव है अवपंख कवक, ठीक है, अवपंख कवक पाए जाते हैं। यह क्या होता है, एक मृतोपजीवी या मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये क्या करता है, सड़ती हुई टहनियों यानी वृक्ष के जो टहनी पाए जाते हैं एवं पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करता है। ये जैविक पदार्थों को ग्रहण करता है। और ये मृतपोषी प्रोटिस्टा है, यानी कि सड़े गले पदार्थों, मृत हुए जो पदार्थ हैं उनका भक्षण करता है। और ये अनुकूल परिस्थिति में ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम बनाता है, जो कि कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। जो प्लाज्मोडियम है वह बहुत कई फीट तक का लंबाई में हो सकता है, यानी कि ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। और ये प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, बिखर कर सिरों में बीजाणु युक्त फलनकाय भी बनाता है, यानी चूंकि यह पादप से संबंधित रखता है इसलिए यह फलनकाय या बीज युक्त फलनकाय का निर्माण करता है। और यह इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। और इसका जो परिक्षेपण है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में इसका ट्रांसफर जो होता है वह वायु के द्वारा होता है। यह किसका है, अवपंख कवक का यह लक्षण है। जैसे 100 वाला जो चित्र है, चित्र क्रमांक 100, ठीक है, अ 100 वाला 100, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं अवपंख कवक इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब उसके बाद पांचवा वाला एक संरचना आता है या पांचवा वाला जीव आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ में क्या होते हैं, सभी जीव इसमें परपोषी होते हैं, यानी कि वह अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, दूसरे जीव या दूसरे पादप पर। तो यह 4 प्रकार में पाए जाते हैं। यह परजीवी होता है। पहला है अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ का खास लक्षण क्या है, ये जीवधारी जो हैं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नम मृदा में भी पाए जाते हैं। और यह अपने कूटपात की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं, ठीक है। कूटपात इसमें पाया जाता है, चलनपात। और कूटपात कहने से तात्पर्य है पाद है लेकिन वह पाद दिखाई नहीं देता, पाद यानी कि जो पैर है, ठीक है। और यह समुद्री सिलिका युक्त कवच के भी धारण किए रहता है। और इसमें उदाहरण है जैसे एंट अमीबा, यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह क्या होता है, परजीवी होता है जो विभिन्न प्रकार के रोग को फैलाता है। और दूसरा है कसाभी प्रोटोजोआ। पहला अमीबी प्रोटोजोआ था, दूसरा है कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ का लक्षण क्या है, इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं ये स्वच्छंद होते हैं या परजीवी होते हैं। या तो वो स्वच्छंद वातावरण में घूमते हुए पाए जाते हैं या पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी। और इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्पफुल होते हैं। और यह कसाब प्रोटोजोआ बीमारी के कारण बनते हैं, जैसे निद्रालु नामक व्याधि। निद्रालु यानी कि अति निद्रा आता है, ठीक है। जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक जो मक्खी है, ठीक है, वह इस रोग को फैलाता है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। उसमें यह परजीवी क्या करता है, निद्रालु व्याधि उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें नींद का प्रॉब्लम आ जाता है, अति निद्रा भी आ जाता है, ठीक है। अब तीसरा प्रकार है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये जलीय होते हैं और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं। इनकी गति जो है बहुत अधिक सक्रियता से होती है। और क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, पक्षमाभ जो है 1000 की संख्या में पाए जा रहे हैं, इसलिए वह अपने बहुत चालाकी से यह गति करते हैं। और इनमें एक गुहा या ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह से बाहर तरफ खुलती है। और इनके शरीर में एक छिद्र या गुहा खुलती है जो शरीर की कोशिका के बाहर खुलती है। और यह लयबद्ध गति के कारण, पक्षमाभों के लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, उदाहरण पैरामेशियम, ठीक है।
और यह प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम का चित्र दिया गया है जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ। इसमें देखेंगे साइड में बहुत सारी संख्या में उसके पक्षमाभ पाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में, जो एक सक्रिय गति करने के लिए अनुकूल हैं। उसके बाद है चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है? इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनमें जीवन चक्र संक्रमण करने हेतु बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, यानी कि संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं स्पोरोजोआ। और यह कुख्यात प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज जो फैलाते हैं मलेरिया परजीवी, ये वो स्पोरोजोआ के अंदर आता है, जिसके कारण से मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला के लिए वह बहुत बड़ा प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से आज के कक्षा में हमने प्रोटोजोआ जो दूसरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत हमने पढ़ा। तो प्रोटिस्टा जगत क्या आते हैं? क्राइसोफाइट के अंतर्गत डाइटम्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट के डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूग्निनाइट के अंतर्गत यूग्निना आते हैं, अब अपंक कवक के अंतर्गत अपंक कवक आते हैं। अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत 4 आते हैं, अमीबी प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव आते हैं जो कुछ रोग फैलाते हैं और परजीवी होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटिस्टा जगत का अध्ययन यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अध्याय में हम कवक या फंजाई जगत का अध्ययन करेंगे।